कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव को जो मास्टर सदानंद जी ने प्रस्तुत किया और श्रीमती विश्राम कुलकर्णी जी ने इसका समर्थन किया, मैं उसके समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया और समर्थन किया, जब वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे उस समय की उनकी स्थिति देखते आप तो अपन को पता लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में असहिष्णुता, विचारों की असहिष्णुता और क्रूरता का अगर कोई नमूना देखा जा सकता है तो जितना अन्याय सदानंद मास्टर जी के साथ हुआ वो उस क्रूरता के और अत्याचार के प्रतीक के रूप में थे। और इसके साथ इतना अन्याय होने के बाद में दृढ़ निश्चय से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और भारत माता के लिए करें। टेक योर सीट। नो, आप हर बार खड़ा होकर डिस्टर्ब न करें, प्लीज टेक योर सीट। तो ये उनका सबसे बड़ा काम था। तो ये केरल में जो राजनीतिक हिंसा हुई, उस हिंसा के वो लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। तो सभापति महोदय, अब मैं You will get your opportunity. Please take your seat. आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम Please speak to the chair. You will get your opportunity to speak. राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण के 26वें और 27वें पेरे में जो अंतिम पेरा है उसमें उन्होंने आग्रह किया कि सरकार, संसद और आम नागरिक मिलकर भारत के भविष्य का उत्थान करने के लिए आगे बढ़े। और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार वो कहते साहब नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नेहरू जी का नाम नहीं लिया। इस बार अभिभाषण के पृष्ठ 26 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी, महात्मा गांधी जी का भी, सबका नाम इस राष्ट्र के योगदान में लिया है। और ये योगदान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर अब ऐसा योगदान करें कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में बने। ये यहां से उनकी शुरुआत है। लेकिन मैं सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा कि इसके पहले जब विचार विमर्श शुरू हुआ तो विचार यहां पर आ गया। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी बोले, संजय सिंह जी बोले कि विचारधारा क्या है। बात विचारधारा पर आ गई। तो विचारधारा पर आई तो मैं कहूंगा कि इसी अभिभाषण में विचारधारा प्रतिबिंबित होती है। हमने कहा कि 350वीं शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का, उसका इसमें वर्णन है। बिरसा मुंडा जी का 150 वर्षगांठ का इसमें वर्णन है। प्रधानमंत्री जी खुद रविदास जी की जयंती पर वहां जालंधर गए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती हमने सब जगह मनाई। ये विचारधारा प्रतिबिंबित करती है कि हम किस विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। और ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा कहां लेकर जाती, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात कही गई यहां कि विचारधारा की हत्या करनी है। किस विचारधारा की हत्या करनी है आपको? हमने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया और उनके 4 बेटों का वीर बाल दिवस मनाया। इस बात की हत्या करना चाहते। हमने बिरसा मुंडा जी को, भगवान बिरसा मुंडा को, आदिवासियों के योगदान का स्मरण किया। इस विचारधारा की हत्या करना चाहते। हम रविदास जी जो संत थे, प्रधानमंत्री तुरंत बजट के बाद वहां जाकर उनके जन्मदिन पर गए। अनुसूचित जाति के महान संत को हम श्रद्धांजलि देने के लिए, वैसे जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमने जात पात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस बात पर वो गए हुए थे। लेकिन उनको अगर एक बात का दुख था, वो अगर 30 तारीख है, मार्टर्स डे है, महात्मा गांधी की हत्या हो गई, सबको दुख है। कोर्टों ने फैसला कर दिया, माननीय हमारे नेता नड्डा साहब ने सारा विश्लेषण कर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हत्या कब हुई? महात्मा जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरे शरीर के टुकड़े होने पर, मेरा शरीर कटने पर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके जीते जी
पाकिस्तान भारत का विभाजन स्वीकार करके उनके विचारधारा की हत्या कांग्रेस ने करी। ये मैं कहना चाहता हूं। आज विचारों की हत्या करें, किस विचारधारा की हत्या करेंगे आप? वो बोला उसका, अब आप वो काम बचा हुआ काम अब अपन को पूरा करना, गांधी जी का निभाई अपन ये काम पूरे करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि क्या बनाना चाहते हैं। हमको बनाने का 3 बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला। पहली बार मिला तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किया, वो मुसलमान। फिर मिला तो रामनाथ जी कोविंद को किया, शेड्यूल कास्ट के थे। और फिर मिला तो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को किया, वो शेड्यूल ट्राइब थे। ये विचारधारा हमारी तो साफ है। फिर मणिकर्णिका घाट को लेकर वो कह रहे थे, अरे मणिकर्णिका जहां भगवान मां पार्वती की मणि गिरी थी, उसको अगर भव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं तो उसमें समस्या क्या आ रही है? फिर उन्होंने हमारी विचारधारा को कहकर क्या, ये आरएसएस की विचारधारा क्या? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस का आदमी 72 साल से स्वयंसेवक हूं आरएसएस। और हमारे यहां क्या कहा है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सबसे पहले हमने मातृभूमि को नमस्कार किया। फिर हमने कहा त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम तेरे कार्य के लिए कमर कसकर खड़े हैं। फिर कहा पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते, यह शरीर जो है तुम्हारे काम आए, आपको बार बार नमस्कार है। और अंत में कहा परम वे भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरा राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। तो ये 2047 में जो आत्मनिर्भर परम वैभव की बात करनी है ना, उसकी प्रार्थना तो हम 100 साल से कर रहे हैं साहब, इसलिए सदी तो पूरी हमारी बीत गई। तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि कुछ एक यहां फेडरल सिस्टम की बात हुई बार बार, माननीय त्रिचू शिवाजी नहीं है, उन्होंने बार बार कहा हिंदी के नाम लेकर और नाम लेकर कि फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। भाई भारत के फेडरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है, वो समझ ले अच्छी तरह से। भारत, ये जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, इनका मिलाकर संघ नहीं है। अमेरिका के 51 जैसे राज्य अलग अलग, उनका मिलाकर संघ है, ये भारत का संघीय विधान नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आप तो खुद विद्वान है, एकीकृत संघ है भारत का। किसी दूसरे देश का जो फेडरल सिस्टम है, उसमें केंद्र को राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का यह संविधान है जिसमें यह अधिकार केंद्र को प्राप्त है, और इसलिए भारत एक एकीकृत संघ है, वो राज्यों का मिलाकर संघ नहीं है। यह बात डीएमके के नेता को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और इसका उदाहरण देता हूं कि साहब फेडरलिज्म पर हमला हो रहा है। फेडरलिज्म पर हमला कब होगा संघवाद पर? क्या केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में आज तक भारत सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई संविधान संशोधन नहीं किया। कहां से अधिकार ले लेंगे? और अधिकार अगर लेने की बात है तो आज डीएमके के बंधु नहीं है, वो सुन लें। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसमें राज्यों के अधिकार खत्म करने की बात की गई थी, और उसमें डीएमके उस समय कांग्रेस के साथ थी, राज भी साथ है, इसलिए वो काम उन्होंने किया। शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं थी, राज्य की सूची में थी, उस समय समवर्ती सूची में डाला गया था, और बहुत से काम हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समय का जो बात करना है वो अनुचित है। और अब मैं 2 बातों को ध्यान करना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए संस्कृत का एक श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ दूंगा, आपकी इजाजत होगी तो। उत्थाय भारत भूमिम विश्वे शिरोभूषणम धैर्येण ज्ञानम संपन्नान बोधयते प्रभुता। भारत भूमि को उठाकर विश्व में शिरोभूषण बनाओ, धैर्य और ज्ञान से संपन्न होकर अपना नेतृत्व प्रदर्शन करो। ये धैर्य और ज्ञान से प्रेरित होकर कल जो रात को ट्रंप के साथ समझौता हुआ, मोदी जी ने इस श्लोक को चरितार्थ कर दिया। और दूसरा,
99 राष्ट्र सबसे पहले।